नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत के पुरुषों के पास कोई काम नहीं है और महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने में बिजी हैं। वो 5 से 10 पुरुषों से शादियां कर लेती है और बच्चे पैदा करती रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बयान है तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री दुरईमुरुगन का। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीय संस्कृति बहुविवाह है, यानी एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है, और बहुपतित्व यानी एक स्त्री कई पति रखती है, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि उत्तर भारत में महिलाएं 5 से 10 पुरुषों से शादी करती है और बच्चे पैदा करती है। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्तर भारत में लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तर भारतीय लोग बार बार शादी करते हैं, इसलिए उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आरोप सही है? क्या वाकई उत्तर भारत की संस्कृति ऐसी है? क्या तमिल संस्कृति में बहुविवाह कभी हुआ ही नहीं? और क्या उत्तर भारत के लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बैठे हैं? तो चलिए साथियों, इन बातों को तर्कों और तथ्यों के आधार पर जानते हैं। इन सब बातों की सच्चाई क्या है? इनका जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि गलत इतिहास और भ्रम फैलाने वाले बयानों से। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वाकई उत्तर भारत की संस्कृति ऐसी है? क्या हमेशा से उत्तर भारतीय स्त्रियां एक से ज्यादा विवाह करती आई है? साथियों, महाभारत में द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह कोई सामान्य परंपरा नहीं थी, बल्कि यह एक विशिष्ट परिस्थितियों में लिया गया निर्णय था। यह कोई रीति रिवाज नहीं था, बल्कि कुंती द्वारा दिए गए एक वचन का पालन करने की मजबूरी थी, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे कि क्या कारण रहा कि द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया। साथियों, वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है। इन नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा नाम की एक जनजाति रहती है, और इस जनजाति में एक महिला कई पतियों से विवाह करती है, और सामान्यतः वे सभी सगे भाई होते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि संपत्ति के विभाजन को रोका जा सके और परिवार में एकता बनी रहे। यदि डीएमके पार्टी के मंत्री महाभारत में द्रौपदी के विवाह का उदाहरण देकर उत्तर भारतीय संस्कृति पर सवाल खड़ा करते हैं, तो दक्षिण भारत की डोडा जनजाति के आधार पर तमिलनाडु की संस्कृति पे भी सवाल उठाया जा सकता है, जो पूर्ण रूप से अनुचित होगा। किसी एक घटना को पूरी संस्कृति पर लागू करना गलत है, चाहे वह उत्तर भारत की हो या फिर दक्षिण भारत की हो। वहीं रही ये बात कि क्या तमिलनाडु में बहुविवाह कभी हुआ ही नहीं, तो साथियों, तमिल इतिहास में भी कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने एक से अधिक विवाह किए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी तमिल संस्कृति बहुविवाह का समर्थन करती आई है। यह परंपरा केवल शाही परिवारों में शक्ति, राजनीतिक संधियों और राजवंशों की परंपराओं के कारण प्रचलन में थी, न कि आम जनता में प्रचलन में थी। साथियों, मैं आपको तमिल इतिहास में हुए बहुविवाहों के कुछ उदाहरण देता हूँ। इनमें से पहला है चोल वंश के राजा राजा राज चोल, जिन्होंने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। राजा राज चोल प्रथम ने कम से कम 3 रानियों से विवाह किया था, जिनके नाम थे दंडिनी देवी, लोगाम देवी, त्रिभुवन महादेवी। और साथियों, उनके ये विवाह मुख्य रूप से राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत करने के लिए हुए थे। दूसरा उदाहरण है राजेंद्र चोल, जिन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने भी कई विवाह किए। उनकी मुख्य रानियां थी वीर महादेवी, विंध्यावन महादेवी, और उन्होंने भी अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अलग अलग राजकुमारियों से विवाह किया था। वहीं तीसरा उदाहरण है पांड्या वंश के राजा सुंदर पांड्यन, जिन्होंने 1251 से 1270 ईस्वी तक शासन किया। सुंदर पांड्यन ने कई विवाह किए थे, जिनमें से एक विवाह चोल वंश की राजकुमारी से भी हुआ था, और उनके भी बहुविवाह करने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था, न कि बहुविवाह की प्रथा को प्रचलन में लाना था। वहीं चौथा उदाहरण है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय, जो 16वीं सदी के एक राजा थे। कृष्णदेव राय, जो तमिल क्षेत्र पर भी शासन कर चुके थे, कई रानियों के पति थे, और उनके विवाहों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था, न कि कोई सांस्कृतिक परंपरा। अब ये जो तमिल शासकों में बहुविवाह के उदाहरण मिलते हैं, वो विवाह राजनीतिक कारणों से हुए थे, न कि कोई सामाजिक परंपरा थी। यही बात उत्तर भारत के बारे में भी सच है। उत्तर भारत में भी कुछ राजाओं ने बहुविवाह किया, लेकिन यह पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। साथियों, अब मंत्री जी के तीसरे बयान की बात करते हैं।
उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के लोग 17 से 18 बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। और उनका यह बयान न केवल झूठा है बल्कि उत्तर भारत के मेहनतकश लोगों का अपमान करना है। साथियों, अगर हम डिफेंस को देखें तो भारतीय सेना में सर्वाधिक जवान उत्तर भारत से आते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। वहीं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं में उत्तर भारत के लोगों की भागीदारी सबसे अधिक है। हर साल यूपीएससी की टॉप लिस्ट में उत्तर भारतीय अभ्यर्थी बड़ी संख्या में होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं के जरिए उत्तर भारत के लोग पूरे देश को चलाने में योगदान देते हैं। उत्तर भारत के किसान देश की खाद्य आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भारत की खाद्य आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। भारत में आई हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर भारत के राज्यों की थी, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तो साथियों, उत्तर भारत की संस्कृति बहुविवाह को समर्थन नहीं देती है। यह केवल कुछ विशेष ऐतिहासिक उदाहरणों पर आधारित एक गलत धारणा है। उत्तर भारत भारत की सैन्य, प्रशासनिक, कृषि और औद्योगिक शक्ति का प्रमुख केंद्र है। दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था भी उत्तर भारतीय श्रमिकों पर निर्भर करती है, इसलिए उन्हें बेवजह निशाना बनाना निंदनीय होगा। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी उत्तर भारतीय राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही यह संतुलित हो जाएगी। इसलिए दुरईमुरुगन का बयान झूठ, गलतफहमी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित लगता है। साथियों, भारत की एकता और अखंडता के लिए इस तरह के भ्रामक बयानों का विरोध करना चाहिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि आपस में भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए। साथियों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय भारत।